चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कहा जाता है कि मुगल काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इसकी वास्तविक स्थापना जो है वह अकबर ने की थी, है ना। बिल्कुल अकबर ने ही इसकी वास्तविक स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि अकबर के पहले कोई इतना बहादुर राजा हुआ नहीं ना कोई। हुमायूं भारत के बाहर रहा, उसका होना या नहीं होना बराबर था। बाबर ने कोई ऐसा विशेष योगदान दिया नहीं प्रशासन के परिप्रेक्ष्य में। स्वागत है धनलक्ष्मी आपका। तो मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था की वास्तविक स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। लिखिए, कालीन प्रशासनिक व्यवस्था की वास्तविक स्थापना अकबर द्वारा की गई। ठीक है, अकबर ही पहला व्यक्ति था जिसने पारसी को राजभाषा बनाया। विभिन्न विभागों के मध्य शक्ति का विभाजन किया कि भाई हाँ, यह विभाग यह कार्य करेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? अगर नहीं डिवाइड करोगे तो पता कैसे चलेगा, कचरा हो जाएगा। अब जिस प्रकार इसने विभिन्न विभागों के मध्य शक्ति का विभाजन किया ना, तो इस प्रकार मुगल प्रशासनिक व्यवस्था कुछ समय के लिए विकेंद्रीकृत यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड हो गई। लेकिन बाद में जब अकबर को लगा कि यार ये क्या हो गया, शक्तियां मेरे हाथ में नहीं रह करके मेरे मंत्रियों के पास चली गई, तो इसने उनका वापस अपने हाथ में ले लिया। यानी कि विभाग तो रहे लेकिन उनको शक्तियां नहीं दी गई। आप एक बात बताइए, किसी को काम करने की पावर दे रहे हैं लेकिन आदेश नहीं दे रहे हैं या वह कार्य नहीं करवा सकता है, तो कोई मतलब नहीं बनता है। फिर बाद में इसने वापस प्रशासन के केंद्रीय स्वरूप का निर्माण किया अकबर। लिखिए, इसी ने फारसी को राजभाषा बनाया। फारसी को क्या बनाया? राजभाषा बनाया। इसने विभिन्न विभागों के मध्य विभिन्न विभागों के मध्य विभिन्न विभाग, जितने भी विभाग थे उन सबके मध्य जो है क्या कर दिया? शक्ति का विभाजन कर दिया। का विभाजन कर दिया कर दिया। इस प्रकार शक्ति का विभाजन कर दिया। इस प्रकार मुगल प्रशासनिक व्यवस्था, इस प्रकार अकबर ने ने मुगल प्रशासनिक व्यवस्था को विकेंद्रीकृत कर दिया, किंतु यह व्यवस्था विकेंद्रीकृत कर दिया, किंतु यह विकेंद्रीकरण किंतु यह विकेंद्रीकरण कुछ समय के
लिए ही रहा, फिर वापस अकबर ने इसे वापस अकबर ने ही इसे केंद्रीकृत कर दिया। ये लाइन समझ में आ गई ना कि साहब अकबर ने गलती से इसे क्या कर दिया था, डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया, फिर एहसास हुआ कि यार गड़बड़ हो गई, तो फिर यही जो है वह इसे क्या कर देता है, वापस केंद्रीकृत कर देता है। लिख लीजिए, लिख लिया। चलिए, मुगल काल का राजत्व का सिद्धांत, किंगशिप थ्योरी, प्रशासन में पढ़ रहे हैं, राजत्व का सिद्धांत। राजत्व का सिद्धांत, पहले तो वो पढ़िए जो परंपरागत है, फिर वो बढ़ाऊंगा जो इतिहास में अपडेटेड हुआ है, आरपी त्रिपाठी के द्वारा अपडेट किया गया है। ठीक है, देखिए, कहा जाता है कि मुगल कालीन राजत्व का सिद्धांत शरीयत पर आधारित था। शरीयत इस्लामी कानूनों की पुस्तक होती है। इन्होंने खलीफा की नाम मात्र की अधीनता को भी स्वीकार नहीं किया। सभी मुगल शासकों ने स्वयं को जिल-ए-इलाही कहा, यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि कहा कि भैया सुनो, वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, नोबडी कैन चैलेंज। हम इस संसार में ईश्वर का प्रतिनिधि हैं। ईश्वर ने हमें राज करने के लिए भेजा है और कोई हमें चुनौती नहीं दे सकता। मुगल शासकों ने अपने ध्वज पर सूर्य की आकृति भी अंकित करवाई थी। ठीक है, लिखिए, मुगलों का राजत्व सिद्धांत का राजत्व सिद्धांत शरीयत पर आधारित था। राजत्व सिद्धांत इस्लामी कानून की पुस्तक, सिद्धांत इस्लामी कानून की पुस्तक शरीयत पर आधारित था। अब खलीफा वाली बात तो हम पहले लिख चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा लिखने की आवश्यकता है। ठीक है ना, शरीयत पर आधारित था। ठीक है ना, शरीयत पर आधारित था। मुगल शासकों ने स्वयं को जिल-ए-इलाही, ईश्वर का प्रतिनिधि माना। देखिए, सभी मुगल राजाओं ने, सभी मुगलों ने, सभी मुगल शासकों ने, सभी मुगल शासकों ने स्वयं को जिल-ए-इलाही, यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि माना। अब बेसिकली इसमें क्या हुआ होगा, क्योंकि इतिहास जो है वो कभी कभी कल्पनाओं पर आधारित हो जाता है, तो इसमें क्या हुआ होगा, बाबर का जब राज्याभिषेक हुआ होगा तो बाबर के राज्याभिषेक करता व्यक्ति ने या जो भी उसका पुरोहित रहा होगा, उसने राज्याभिषेक पत्र तैयार किया होगा। ठीक है,
उसमें लिख दिया जिले इलाही। फिर हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ तो कहाँ से देखें तो भाई भाई बाबर का ले लो। अब बाबर के उस पत्र में जिले इलाही लिखा हुआ था, क्या ये बात क्लियर हो गई? तो उसको कॉपी कर लिया गया। फिर अकबर के में कॉपी कर लिया, नाम ही तो चेंज करना था केवल। जहांगीर ने राज्याभिषेक की शपथ ली नहीं थी तो उसके समय बोला नहीं गया, फिर शाहजहां। तो इस तरह से जो है यह परंपरा चली आ रही थी। प्रयोग हो सकता है बाबर के लिए किया गया हो, ठीक है ना? समझ में आ गई ना बात कि हाँ भाई ऐसा हुआ होगा, ठीक है ना? मुगल शासकों ने अपने ध्वज पर सूर्य की आकृति जो है वह भी अंकित करवाई थी। लिखिए। मुगल शासकों ने अपने ध्वज पर सूर्य की आकृति या सूर्य का चित्र अंकित करवाया। ये तो हो गई वो ट्रेडिशनल बातें जिनके संदर्भ में आप और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना? अब देखिए आरपी त्रिपाठी, राम प्रसाद जी त्रिपाठी जो है पहले ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने मुगल राजत्व सिद्धांत पर बहुत विस्तृत अध्ययन किया है। क्या नाम है? आरपी त्रिपाठी साहब। इन्होंने किताब लिखी है सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? इन्होंने सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुगल मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन, सम एस्पेक्ट्स ऑफ द मुगल मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें मुगल राजत्व जो सिद्धांत, इसे तुर्क मंगोल सिद्धांत कहकर संबोधित किया है। तुर्क मंगोल सिद्धांत का तात्पर्य क्या हो गया कि मुगलों का जो राजत्व का सिद्धांत था, किंगशिप थ्योरी ऑफ मुगल, वह मूल रूप से तुर्की और मंगोली परंपराओं का मिश्रण था, ठीक है? तो कुछ बातें लिखिए, ये अंडरलाइन कर लेंगे, स्टार लगा लेंगे तो बेहतरीन रहेगा। इतिहासकार आरपी त्रिपाठी पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने मुगल राजत्व सिद्धांत पर विस्तृत अध्ययन किया है। जिन्होंने मुगल राजत्व सिद्धांत पर विस्तृत अध्ययन किया है। इनकी बुक है सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन, सम एस्पेक्ट्स एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन। किताब का नाम याद रखना, काफी महत्वपूर्ण है। कभी कभी एग्जामिनर का दिमाग अगर खराब हो जाता है ना, है, तो वह क्या करता है, किताबें ही किताबें भर देता है भाई साहब, है ना? सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन। दिसंबर 2023 में ईएमआरएस का पेपर हुआ था, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल इतिहास विषय की पीजीटी, 16 दिसंबर के आसपास की बात है जहां तक मेरी जानकारी में है।
उसमें ज्यादा भी नहीं तो 25 किताबें पूछ ली भाई साहब। हालांकि आपके एग्जाम में ऐसा नहीं होगा क्योंकि एग्जाम की प्रवृत्ति अलग होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में सामान्यतः इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती है, ठीक है ना। सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने मुगल राजत्व सिद्धांत को तुर्क मंगोल सिद्धांत कहा है। में इन्होंने मुगल राजत्व सिद्धांत को तुर्क मंगोल राजत्व सिद्धांत, तुर्क मंगोल राजत्व सिद्धांत कहा है। अर्थात यह तुर्क व मंगोल दोनों की राजत्व परंपराओं का मिश्रण था। दोनों की राजत्व परंपराओं का मिश्रण था। दोनों की राजत्व परंपराओं का मिश्रण था। ठीक है, दोनों की राजत्व परंपराओं का मिश्रण था। ये लाइन समझ में आ गई क्या? बताओ एक बार। दोनों की राजत्व परंपराओं का मिश्रण था। ठीक है, क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा केंद्रीय प्रशासन को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी इस केंद्रीय प्रशासन वाली क्लास को मैं यही विराम दे रहा हूं, है ना। कल शाम को 5 बजे जो है वापस मुलाकात करेंगे और प्रशासन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मुस्कुराइए, आप कर रहे थे इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार।